नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है नवशास्त्रीयवाद पार्ट टू। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे नवशास्त्रीयवाद ने जो आर्ट मूवमेंट था उसका जो सेंटर था वो इटली से हटा के फ्रांस में शिफ्ट किया। कैसे जैक लुइस दाविद ने एक न्यू क्लासिसिज्म की जो आइडियोलॉजी है जिसको उन्होंने इटली से ग्रैब किया और जो बेसिकली बेस्ड थी ग्रीस कल्चर के ऊपर, होमर के इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों के ऊपर। तो उस आदर्शवाद को किस तरीके से जैक लुइस दाविद ने इन्फ्लुएंस होके उसको फ्रांस की क्रांति में यूज़ किया और फिर किस तरीके से फ्रांस में वो ऐसे एक डिप्लोमेसी के ज़रिए वो एक ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जहां से वो पूरे फ्रांस की जो आर्ट का जो मोमेंट है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और किस तरीके से उन्होंने जो न्यू क्लासिसिज्म है, नवशास्त्रीवाद है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको फ्रांस के आर्ट कल्चर में स्टैब्लिश कर दिया। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे करीब 16 से 17 जो पेंटिंग्स हैं चूज़ करी हैं न्यू क्लासिसिज्म नवशास्त्रीवाद की जो जैक लुइस दाविद के द्वारा बनाई गई हैं, और उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए जैक लुइस दाविद ने नवशास्त्रीवाद को फ्रांस में इस्टेब्लिश किया। और भी कुछ हम बातें करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जैक लुइस दाविद के पतन के साथ ही फ्रांस में नवशास्त्रीवाद का अंत हो गया। और ये केवल अंत नवशास्त्रीवाद का नहीं था, क्योंकि इस अंत ने किस तरीके से फ्रांस में नए आर्ट मूवमेंट के लिए रास्ते खोल दिए। तो इन सारी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। आपके सामने जो पेंटिंग दिख रही है ये जैक लुइस दाविद का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इन्होंने खुद का पोर्ट्रेट बनाया और मेरे ख्याल से बहुत कम आर्टिस्ट हुए हैं आर्ट फील्ड में जिन्होंने अपना जो एक आर्टिस्टिक सेंस है उसके साथ साथ में एक जो डिप्लोमेटिक सेंस होता है उसका भी काफ़ी बखूबी यूज़ किया है। और जैक लुइस दाविद ने अपने इसी कौशल का यूज़ करते हुए अपनी जो एक स्थान था वो एज एन आर्टिस्ट ही नहीं, एक अच्छे डिप्लोमेसी की या ऐसे डिप्लोमेटिक वे में भी यूज़ किया है जिससे वो आर्ट को गवर्न कर सकते थे। बच्चों, लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अपने आर्ट मूवमेंट के साथ में जोड़ दिया, या ये कहें कि अपने आर्ट सेंस को उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में जोड़ दिया। जिसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि जब नेपोलियन वहाँ पे तानाशाह बनते हैं या जो सिंहासन है उसको ग्रैब करते हैं, तब वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं और तब वो अपने जो आइडियोलॉजी है न्यू क्लासिसिज्म की उसको वो कर लेते हैं। तो इनकी जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन बहुत ही शॉर्ट होगा। हम कोशिश करेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जैसे ओथ ऑफ होराथी हो गई या डेथ ऑफ सोक्रेटिस हो गई, इसके बारे में अलग एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हम लेक्चर लेके आएँ। आपके सामने जो पहली पेंटिंग दिख रही है वह ओथ ऑफ होराथी। अब देखिए कि ये ओथ ऑफ होराथी का जो कनेक्शन है किस तरीके से जैक लुइस दाविद ने रिलेट किया। ये ओथ ऑफ होराथी जो इंसिडेंट है बेसिकली वो 700 BC में है, यानी कि 700 साल क्राइस्ट बर्थ के पहले के बारे में बात हो रही है। और उसमें जब रोम डेवलप हो रहा था तो उस ज़माने में एक प्रथा थी कि जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री या स्टेट दूसरी के स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते थे तो पूरी की पूरी सेना नहीं लड़ती थी, बल्कि अपने जो चुने हुए कुछ लोगों को भेजते थे और सामने की तरफ से भी उतने ही चुने हुए लोग आते थे और उनका एक छोटा सा मुकाबला कराते थे और उस मुकाबले में जो जीत जाता था लड़ाई उसकी जीती हुई मानी जाती थी। ये ओथ ऑफ होराथी पेंटिंग है, ये उस इंसिडेंट को बताती है। इसमें होता क्या है कि जब रोम जो होता है उसका जो पड़ोसी या नेबर स्टेट होता है अल्बा करके, तो अल्बा पे अटैक कर देता है। अब अल्बा और रोम की जब सेना आमने सामने होती है तो फिर उसमें से ये निकल के आता है कि भाई ठीक है, आप अपने 3 लोगों को भेज दीजिए और हम अपने 3 लोगों को भेजते हैं। तो रोम की तरफ से जो 3 लोग जाते हैं वो होराती भाई होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बीच सेंटर में एक आदमी है जो 3 लड़कों को तलवारें दे रहा है और लेफ्ट साइड में वो लड़के खड़े हुए हैं और राइट साइड में कुछ औरतें हैं जो रो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए इमोशंस का क्या खेल खेला है यहाँ पे जैक लुइस दाविद ने। डेविड इसमें यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदमी के केवल 3 बेटे थे और तीनों ही बेटों को उसने लड़ाई में भेज दिया। सोचिए, अगर आपके पास 3 ही बेटे हैं और तीनों को लड़ाई में आप भेज रहे हैं तो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं।
तो रोम की तरफ से 3 होराती भाई लड़ने के लिए जाते हैं। जो अल्बा होती है, अल्बा की तरफ से जो 3 लड़के आते हैं उनको हम कुराती ब्रदर्स बोलते हैं। अब जो कुराती ब्रदर्स हैं, उन कुराती ब्रदर्स में से एक के साथ में जो ये होराती ब्रदर्स हैं, जो 3 लड़के आपको दिख रहे हैं पेंटिंग में, इनकी जो बहन होती है कैमिला, जो आपको राइट हैंड साइड में बीच में रोते हुए दिखाई दे रही है, वो कैमिला की शादी उससे इंगेज होती है जिनसे ये 3 भाई लड़ने जा रहे हैं। तो अब सोचिए कि ये जो लेडीज़ बैठी हैं, इनके लिए कितनी ड्यूल कंडीशन है। अगर क्योंकि लड़ेंगे दोनों लोग तो कोई ना कोई तो मरेगा मरेगा, तो अगर ये 3 भाई मरते हैं तो भी इस कैमिला का लॉस है, और अगर उधर से जो 3 भाई आ रहे हैं जिनमें से एक इसका मंगेतर है वो मरते हैं तब भी इस लेडी का लॉस है। तो ये इतने लॉस के बीच में जो मेन फीलिंग निकल के आ रही है वो त्याग की है, वो देशभक्ति की है, वो बलिदान की है। तो जैक लुइस दाविद ने ये जो त्याग के थ्रू हमें देशभक्ति वाली भावना है उसको दिखाने के लिए इस पेंटिंग को बनाया 1785 में। इसको 84 भी कुछ लोग बोलते हैं। और इस 84 इस पेंटिंग में वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बिना त्याग के आपको कुछ मिल नहीं सकता, देश तो नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोचिए कि फ्रांस में क्रांति चल रही है और उस ज़माने में जैक लुइस दाविद ने ये पेंटिंग बना दी और एक तरह का रिवॉल्यूशन ला दिया, एक तरह की क्रांति ला दी। क्रांति में एक जोश भर दिया कि नहीं, ये ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ये ऐसा पहले भी हो चुका है। और ये जो घटना है ये 1784 में ये पेंटिंग बनी हुई है, और उससे अब मान के चलिए 1700 साल इधर और 700 साल उधर, तो करीब करीब 2400 साल पहले की ये घटना है। और इस 2400 साल पहले घटी हुई घटना को जैक लुइस दाविद ने फ्रांस की क्रांति के बिल्कुल नाजुक से मौके पर किस खूबसूरती से जोड़ा है। और जो इसका कंपोजिशनल अब देख रहे हो, ये कंपोजिशन टिपिकल इटालियन कंपोजिशन है। जो कुछ भी ड्रामा क्रिएट हो रहा है वो फ्रंट में हो रहा है और बैकग्राउंड को बिल्कुल सिंपल या डार्क सा रखा गया है। रेड कलर के जो यूज़ होता है, ये वेनिस का जो कलर स्कीम है इसकी खूबसूरती है। तो अपना जो इन्होंने इटली में प्रवास किया, इटली में जो ट्रेनिंग ली, उसका उन्होंने यहाँ पे बखूबी यूज़ किया हुआ है। और इटली में ही उनको होमर, एक महान कवि थे ग्रीस के, जिन्होंने इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य लिखे हैं। तो उन दोनों बुक्स के बेसिस पे जो स्टोरीज थी ये पेंटिंग्स बनाई हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है द लेक्टर ब्रिंग्स द ब्रूटस बॉडी ऑफ हिज सन। ये लूव्र में प्रदर्शित है। अगर आपको जूलियस सीज़र की कहानी नहीं पता, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब जूलियस सीज़र का मर्डर होता है तो जो ब्रूटस होता है वो इनका बिल्कुल सबसे वफादार दोस्त होता है, लेकिन ब्रूटस भी लोगों के बहकावे में आ जाता है और जूलियस सीज़र के मर्डर में साथ देता है। अब जब जूलियस सीज़र को जब बाकी लोग स्टैप कर रहे होते हैं, चाकू मार रहे होते हैं, तो जब ब्रूटस का नंबर आता है तब जूलियस सीज़र से ब्रूटस से ही बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ब्रूटस को रियलाइज़ होता है कि उससे गलती हो गई है। फिर ब्रूटस उसके फ्यूनरल में ऐसा भाषण देता है कि जिससे लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि गलती से जूलियस सीज़र को मार दिया गया है। फिर ब्रूटस उनका बदला लेता है और इस बदला लेने के पूरे प्रोसेस में इसके जो बेटे होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इंसान अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने सबसे प्रिय, क्योंकि किसी भी पिता के लिए उसका जो बेटा होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर उसको अपनी गलती सुधारनी है, कंट्री को बचाना है, तो अपने बेटों को भी वो निछावर कर सकता है। तो ये जो फीलिंग है, जो सुप्रीम फीलिंग है, उसको इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करी गई। और 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो रही थी, सुगबुगाहट हो रही थी, तब ये पेंटिंग बनाई गई और इस पेंटिंग को फ्रांस की जनता ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इस पेंटिंग का जो क्रय था वो फ्रांस के राजा ने जनता को खुश करने के लिए किया था। और इस पेंटिंग से जो जैक लुइस दाविद हैं, इनका काफ़ी नाम हो गया। अब इस पेंटिंग को थोड़ा थोड़ा देखिएगा आप, तो देखेंगे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो ब्रूटस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आगे की साइड में बैठा हुआ है। ब्रूटस का जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो राइट हैंड साइड में, वो भी फ्रंट में ही हैं। और जो ड्रामा है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो बैकग्राउंड भी एक पिलर से डिवाइड है। तो ये जो कंपोजिशनल सेक्शन है ये भी टिपिकल इटालियन है। और यहाँ भी आप देखेंगे जो रेड कलर है जो हमको ओथ ऑफ ओराती में देखने को मिलता है वो यहाँ भी है, यानी जो कलर स्कीम है वेनिस वाली वो यहाँ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पेंटिंग आती है द इंटरवेंशन ऑफ सैबियन वुमेन। अब ये कहानी क्या है? सैबियंस
मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब रोम का डेवलपमेंटेशन हो रहा था, रोम जब बन रहा था, तो वहाँ पे खुद का आर्ट एंड कल्चर नहीं था। तो उसमें एक स्टोरी आती है कि रोम जो होता है वो सेबियन पे अटैक करता है, क्योंकि रोम के यहाँ जो फीमेल्स थी वो नहीं थी। तो वो एक तरह से जो सेबियन में अटैक करता है, और सेबियंस की जो विमेंस होती हैं उनको वहाँ से वो उठा लाते हैं। इस इंसिडेंट पे पुसियन एक आर्टिस्ट हैं, पुसियन ने एक पेंटिंग बनाई थी, एब्डक्शन ऑफ सेबियन विमेन, या इसको आप रेप ऑफ सेबियन विमेन भी बोलते हो। इसके ऊपर एक स्कल्पचर भी बना हुआ है। तो ये एक स्टोरी थी जो कि जब रोम जाता है और सेबियन पे अटैक करके वहाँ के विमेंस को ले आता है। अब इतिहास में विमेंस की कंडीशन वही कि उनका एक तरह से यूज़ ही होता है। बाद में क्या होता है कि जब सेबियंस में जो वहाँ का राजा होता है टाइटस, वो अटैक करता है दोबारा रोम पे। अब जो टाइटस की बेटी होती है हर्सिला, हर्सिला को ये जो रोम वाले होते हैं ये उठा लाते हैं पहले ही। तो जो रोमस और रेमुलस दो भाई थे, तो ये जो रोमुलस होता है, ये जो हर्सिला होती है, ये जब किडनैप करता है तो लाके वापस में उससे शादी कर लेता है। तो रोमुलस की अब ये जो हर्सिला है इसकी वाइफ बन जाती है। बाद में जो टाइटस होता है, जो सेबियन का लीडर होता है, वो दोबारा अटैक करता है। अब सोचिए कि जो हर्सिला है इसका जो फादर है ये अटैक कर रहा है रोम पे। अब रोम का जो राजा है यानी रोमुलस, वो उसका हस्बैंड भी बन चुका है। तो इसकी जो कंडीशन है फिर एक बीच वाली हो जाती है कि वो किसका पक्ष ले, अपने फादर का पक्ष ले कि अपने पति का पक्ष ले। तो इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो हर्सिला है वो खड़ी हुई है, दोनों को रोकने की कोशिश कर रही है। रोमुलस अपने हाथ से एक तरफ जो आर्मर है वो उठाए हुए खड़े हुए हैं, और टाइटस एक साइड में है। तो दोनों को रोकने के लिए जो हर्सिला होती है, हर्सिला अपना बेटे को बीच में डाल देती है कि लो भाई तुम इसको ही मार दो और मुझे भी मार दो, तभी आपकी जो लड़ाई है शांत होगी। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो औरत का त्याग है वो कितना बड़ा है, वो क्या करे क्या ना करे। तो ये जो त्याग वाली फीलिंग है इसको दोबारा जैक लुइस डेविड ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। नेक्स्ट पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करूँगा इस पर एक अलग से एक लेक्चर बनाऊँ। डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, ये मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम न्यूयॉर्क में है। वो 1787 में इस पेंटिंग को डेविड ने बनाया था। और इस पेंटिंग का जो मैसेज है बहुत ज़्यादा कैची है। आप सभी को पता है कि सुकरात को मृत्युदंड मिला हुआ था कि इन पे ये आरोप लगा गया था कि ये ईश्वर को मानते नहीं हैं और युवाओं को बरगलाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो जज होते हैं वो एक ऑफ़र रखते हैं कि अगर आप 30 किलो चांदी दे दीजिए तो सुकरात को हम छोड़ देंगे, लेकिन सुकरात को शर्त ये है कि वो ग्रीस की जो सरहद उसके बाहर जाना पड़ेगा, यानी देश का निकाला मिलेगा। प्लेटो अपने शिष्यों के साथ मिलके इस प्लेटो पे आप देख भी सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे सोक्रेटिस से अपोजिट डायरेक्शन में वो सर झुकाए बैठे हुए हैं। तो प्लेटो जुगाड़ भी लगा लेते हैं, भाई 30 किलो चांदी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब ये बात पता लगती है सोक्रेटिस को, सुकरात को, तो सुकरात कहते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने आदर्शों पे ही निकाल दिया। अब अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ ब्राइब दे के, घूस दे के, तो जो युवा हैं, ग्रीस के युवा हैं, यूनान के युवा हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा। तो एक छोटे से बचे हुए जीवन के लिए मैं अपने पूरे जीवन भर की जो कमाई है, मेरे जो शिक्षाएं हैं, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। आप सोचिए कि एक जो टीचर है, टीचर पूरी लाइफ ठीक है भले वो कुछ पैसे कमा लेता है, लेकिन जो उसका बेसिक या जो एक मेन जो धन होता है वो यही होता है कि उसने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो सोक्रेटिस का बिल्कुल रोल सेम ऐसा ही है। तो सोक्रेटिस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई उनकी जो शिक्षाएं हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो सोक्रेटिस मना कर देते हैं। इसीलिए इस पेंटिंग में दिखाया गया कि जो प्लेटो हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में सर करके बैठे हुए हैं, और जो सुकरात हैं वो जो बाकी लोग हैं उनको अपने लास्ट वर्ड है वो बोल रहे हैं, और राइट हैंड साइड से जो हैमलेक नाम का जहर है वो पीने के लिए प्याले की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट का सीन है, उसको बहुत ही मार्मिक और बहुत ही डीपली सेंस के साथ में डेविड ने इसका कैप्चर किया है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्केचेस भी बनाए थे। तो कोशिश करूँगा जब एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ तो इसके कंपोजिशन वैल्यू, लाइट एंड शेड्स में इसके बारे में हम बात दोबारा करेंगे। इस पेंटिंग में ध्यान देने वाली बात और है कि इस पेंटिंग में डेविड ने 2 जगह अपने साइन किए हुए हैं। एक जहाँ पे प्लेटो बैठे हुए हैं उसके नीचे जिस स्टूल पे बैठे हुए हैं वहाँ पे उनका इनिशियल है, और दूसरा जो सुकरात का थाई होल्ड किए हुए है वो जिस जगह पे बैठा हुआ है वहाँ भी उनके इनिशियल देखने को मिलते हैं।
और जो लाइट का कंपोजिशन इस पेंटिंग में है वो एंगुलर है, और ये भी एक टिपिकल रेनेसां स्टाइल है। तो इस तरीके से डेथ ऑफ सोक्रेटिस पेंटिंग जो है एक काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा मैसेजफुल जो पेंटिंग बन जाती है जो डेविड ने बनाई है। द फ्यूनरल गेम्स ऑफ पैट्रोक्लस, अगर आप ट्रोजन वार के बारे में नहीं जानते हैं थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ये जो ट्रोजन वार थी करीब ये 1300 BC यानी कि क्राइस्ट के बर्थ से भी 1300 साल पहले हुई थी। और ट्रोजन वार की कहानी ये है कि भाई इसमें ट्रॉय और एक शहर होता है, मैं नाम भूल गया, उसके बीच में लड़ाई हो रही होती है। तो जो दूसरा शहर होता है उसकी तरफ से एक्लीस लड़ने आता है। एक्लीस को देवताओं का वरदान होता है कि तो तुमको लड़ाई में हरा नहीं सकता है। और एक्लीस के अंडर एक लड़का होता है जिसको नाम पैट्रोक्लस होता है। और जो ट्रॉय होता है जहाँ से इसके अगेंस्ट लड़ाई हो रही है, तो ट्रॉय के साइड से हेक्टर लड़ने के लिए आता है। और ये जो लड़ाई है ये बेसिकली जो पैट्रोक्लस है जो एक्लीस के कपड़ों में पहन के आ जाता है लड़ाई लड़ने के लिए, हेक्टर उसकी लड़ाई होती है और जिसमें जो पैट्रोक्लस है वो मर जाता है। तो ये उसका एक सीन है, एक तरफ हेक्टर है और दूसरी तरफ में आपका पैट्रोक्लस है। मॉर्निंग हेक्टर, ये जो पेंटिंग है इसमें दिखाया गया जो हेक्टर है ये जब मर जाता है तो उसकी जब बॉडी वापस लाई जाती है तो उसकी वाइफ विलाप कर रही है, उस समय उसका बेटा भी छोटा है। हेक्टर को पता होता है कि एक्लीस लड़ने आ रहा है और एक्लीस से कोई जीत नहीं सकता है। ये बात हेक्टर को पता होती है, उसके बावजूद भी हेक्टर उससे लड़ने जाता है। एक मूवी है ट्रॉय करके, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी है तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हेक्टर को सब कुछ पता होता है कि वो जीत भी नहीं सकता है, एक्लीस हार नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए हेक्टर लड़ने जाता है। तो ये जो सेक्रीफाइस वाली फीलिंग है वो इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करी गई है। इस सीरीज़ पे टोटल 5 पेंटिंग्स हैं जिनमें से मैंने 3 चूज़ करी हैं यहाँ पे। द फ्यूनरल गेम्स ऑफ पैट्रोक्लस, तो जब पैट्रोक्लस मर जाता है तो एक्लीस जो होता है वो उसका फ्यूनरल करता है। तो ये फ्यूनरल का सीन है, काफ़ी ब्रॉड पेंटिंग है। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो रथ है, जो चैरियट है, इसमें एक आदमी है जो बांध के पड़ा हुआ है। ये बेसिकली हेक्टर की बॉडी है, क्योंकि जब एक्लीस को पता लगता है कि पैट्रोक्लस जो है वो मेरे कपड़े पहन के चला गया लड़ने के लिए और हार भी गया है, तो एक्लीस वापस जाता है, हेक्टर को लड़ाई के लिए बुलाता है, हेक्टर को मार देता है और हेक्टर को रथ के साथ बांध के लेके आता है और फिर वो पैट्रोक्लस का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। तो ये जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, ये जो हमारी होमर और एलियड में स्टोरीज़ थी, जैक लुइस डार्विन ने जो पुरानी हमारी कहानियाँ थी इनको ही कैप्चर किया और कैप्चर करके जो फ्रांस में क्रांति का माहौल था, वो बलिदान वाली बात थी, वहाँ पे सारी जो फीलिंग्स थी उनको पेंटिंग्स के थ्रू में दिखाया उन्होंने। इम्परर डिस्ट्रीब्यूशंस ईगल, अब ये पेंटिंग क्या है? अगर आप रोम की कहानी पढ़ेंगे तो रोम का तो धर्म तो था नहीं। तो रोम जब अपना इन्वेंशन करता है, राज्य को बढ़ाता है, तो वो धीरे धीरे यरूशलेम पे अटैक करता है। यरूशलेम यहूदियों का मेन सेंटर होता है और वहाँ पे गोल्डन आर्क और ईगल होता है, गोल्डन ईगल होता है। ये दोनों ही साइन होते हैं यहूदियों के, जिसको रोमन जो होता है वो कैप्चर कर लेता है और ईगल को अपना साइन बना लेता है। और उसके बाद में जब भी कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पे ईगल को इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो भी सैनिक लड़ाई लड़ने जाते हैं और जब वो जीत के आते हैं तो उनको जो उनका जो भाला होता है उसमें आगे ईगल की एक मूर्ति होती है वो लगाई जाती है उनका सम्मान देने के लिए। तो ये सम्मान वाली एक फीलिंग है और जो एक आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, काफ़ी प्राइड वाली होती है। तो इस पेंटिंग में वो दिखाया गया है। डेथ ऑफ मारात, डेथ ऑफ मारात क्या है? जॉन पॉल मारात, ये एक फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसके ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे। इनको एक स्किन का इशू था, स्किन की प्रॉब्लम थी, तो नॉर्मली ये बाथ टब में ही रहते थे क्योंकि ये क्रांति के साथ भी जुड़े हुए थे। तो जो अपना इनका ऑफिशियल काम वगैरह भी होता था, लोग इनसे मिलने भी आते थे, तो इनके बाथरूम में ही इनसे मिलने के लिए जाते थे। और ऐसा उस ज़माने में प्रथा भी थी कि जो राजा होते थे या अधिकारी होते थे वो अपने गुसल खाने से भी अपना सारा काम किया करते थे। तो इनका एक 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 अपोजिटर था जिसका नाम कोर्डे था। तो कोर्डे भी इनसे मिलने के लिए आता है और कोर्डे क्या करता है कि इनको वहाँ पे स्टैप कर देता है, मार देता है।
अब क्योंकि ये लीडर होते हैं और जैक लुइस दाविद को इनकी जो डेथ है इसका फ़ायदा उठाना होता है और इनको एक तरह से हीरो की तरह रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो उसने ये पेंटिंग बनाई डेथ ऑफ मारात, और उसने जो मारात हैं इनके हाथ में एक विल दिखा दी, और विल में उसने जो ओरडे जिन्होंने इनको स्टैप किया था, मारा था, उसका नाम भी लिखा हुआ दिखाया। और ये दिखाया कि जब अंतिम समय था मारात का, तब भी वो क्रांति के बारे में सोच रहे थे, और अपनी जो विल है उसमें भी उन्होंने क्रांति के लिए ही लोगों को अपील की है कि भाई आप क्रांति करिए और अपना स्वराज प्राप्त करिए। इस पेंटिंग में डेविड ने एक आप बोल सकते हो कि आर्टिस्टिक सेंस लगाया है, क्योंकि जो महाराज थे इनको स्किन का प्रॉब्लम था, लेकिन इस पूरी पेंटिंग में आप देखोगे तो इनकी स्किन काफ़ी स्मूथ है, अच्छी कंडीशन में दिखाई गई है। तो ये दिखाता है कि ठीक है, ये काफ़ी भी जो एक सुंदरता वाली बात होती है, जिसको हमने वो बोला भी था कि भाई एक आइडियल बॉडी है, हीरो की बॉडी आइडियल होनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। और जो पोजीशन है, अगर आप इसका हाथ देखेंगे तो माइकल एंजेलो का जो पिएटा है, जिसमें क्राइस्ट का हाथ जिस तरीके से दिखाया गया है, ये कुछ कुछ उससे कंपेयर होता है। तो ये भी दिखाता है कि हाँ, जो डेविड थे इन्होंने जो ओल्ड मास्टर्स के पोस्चर्स थे, वर्क की स्टाइल थी, उसको भी यहाँ पे यूज़ किया है, कोशिश करी है दिखाने की। टेनिस कोर्ट ओथ, ये जो ओथ है, ये जो पेंटिंग काफ़ी फेमस है, बिकॉज वहाँ पे एक जो टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में जो जैकोबिन क्लब था, जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में काफ़ी अहम रोल रखता है, तो ये वहाँ पे मीटिंग्स करते थे। और उसी मीटिंग का एक सीन है कि जब सभी लोग शपथ ले रहे हैं कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपना साथ देंगे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, उस सीन को डेविड ने अपनी पेंटिंग में बनाने की कोशिश करी है। फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, राजा हटा दिया जाता है और नेपोलियन मौका देख के तानाशाह बन जाता है, और नेपोलियन का जो डेविड है वो सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि नेपोलियन की तरह से एक हीरो होता है। तो नेपोलियन के कई सारे पोर्ट्रेट्स हैं वो डेविड ने बनाए हैं, जिसमें से ये एक पोर्ट्रेट है। नेपोलियन आल्पस को पार करते हुए, आल्पस पर्वत पार करके नेपोलियन ने कई सारी विक्ट्रीज करी थी, तो उस इंसिडेंट को कैप्चर करने के लिए पेंटिंग बनाई है। ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी फेमस है, कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन, जिसको आप सिंहासनारोहण भी बोलते हैं। इसकी एक स्टोरी है, इसमें जब गौर करके देखेंगे तो जो पोप बीच में खड़ा हुआ है, प्रथा ये होती है कि जो पोप होता है वो राजा को मुकुट पहनाता है, लेकिन इसमें नेपोलियन ने खुद ही पोप के हाथ से मुकुट ले लिया, खुद ही पहन लिया। ये एक तरह का अपशकुन भी था। और जो भी है, इस इंसिडेंट को यहाँ पे डेविड ने अपनी पेंटिंग में दिखाया है। तो जो आपका नेपोलियन है उसके हाथ में जो मुकुट है वो है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि डेविड ने अपने पूरे करियर में सिर्फ आदर्शवाद को लेके, त्याग बलिदान को लेके ही बहुत सारा काम किया हुआ है। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया, काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर ये पर्सन थे। तो इन्होंने जो राज परिवार के लोग थे, जो धनी लोग थे, उनके भी पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। जैसे फ्रांसिस बर्नन का एक पोर्ट्रेट ये दिख रहा है आपको सामने। मैडम रिक्मायर का जो ये एक सेल्फ स्टडी है, फुल बॉडी, ये द सेम मैनर मैडम डी वर्निस, जो वहाँ की ड्यूक थी, उनकी वाइफ थी, तो उनका भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। तो ये दिखाता है, अगर आप ये पेंटिंग्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये, हाँ, आराम से आप बता सकते हो कि यहाँ इटली स्टाइल में जो एक ट्रेंड आर्टिस्ट है, ये उसका वर्क है। क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, ये धार्मिक जो एक अप्रोच होता है पेंटिंग को लेके, वो भी उन्होंने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे। और ये अगर आप लास्ट की 4 पेंटिंग देखेंगे तो आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ, जो डेविड की जो शुरुआती ट्रेनिंग हुई थी वो फ्लोरेंस या इटली के आसपास के एरिया में ही हुई थी, क्योंकि जो टेक्निक है, जो कलर स्कीम है, जो एक तरीका है पोर्ट्रेट को बनाने का, वो सब इटली का ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जैक लुइस दाविद एक आर्टिस्ट तो थे, एक अच्छे डिप्लोमेटिक पर्सन भी थे, एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी भी थे, और उन्होंने अपनी इस पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। और वो जैसे नेपोलियन राजा बनता है तो भी एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, और वहाँ की जो एनुअल सैलों होती है, यानी कि जो पूरे साल की एक वार्षिक प्रदर्शनी होती है, और जो उनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके हेड भी बन जाते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जो फ्रांस में काम हो वो इसी आदर्शवाद के जो एक ताना बाना है इसके अंदर हो। और 1808 आते आते जब नेपोलियन का भी डिके शुरू हो जाता है,
तब वो खुद कहने लगते हैं कि जो मैंने ये नियम कानून बना दिए, ये जो ये एक आदर्शवाद बलिदान ये वाली जो फीलिंग्स हमने भर दी, और हमने एक नियम बना दिया कि भाई पेंटिंग अगर होगी तो इसी दायरे के अंदर होनी चाहिए, ये मैं तो कर रहा हूँ लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो ये बात डेविड को भी पता थी, क्योंकि क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी थी। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को एक सुप्रीम स्टेज में आके लोगों पे थोप दिया, और यही एक रीज़न बनता है नवशास्त्रीवाद के डिके होने का। यही रीज़न था कि नवशास्त्रीवाद जैसे ही नेपोलियन जाते हैं, जो जैक लुइस दाविद हैं ये भी फ्रांस छोड़ के बेल्जियम चले जाते हैं, वहीं पे एक्सपायर हो जाते हैं, और इनके साथ ही जो नवशास्त्रीवाद है वो ख़त्म हो जाता है। इनके कुछ शिष्य होते हैं जैसे जॉन ऑगस्ट, डोमिनिक इंग्रे, ग्रो या ग्वेरा, ये जो 3 4 5 जो इनके आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने इनके अंडर में काम सीखा है, ये थोड़ा बहुत काम करते हैं और अपनी पूरी लाइफ जो नवशास्त्रीवादी सिद्धांत हैं इन्हीं के हिसाब से काम करते रहते हैं। लेकिन जल्द ही जो नवशास्त्रीवादी सिद्धांत हैं ये ख़त्म हो जाता है, और ये जो कला के क्षेत्र में इन्होंने सडनली एक बंधन ला दिया, ये बंधन, क्योंकि कलाकार उन्मुक्त होता है, वो किसी बंधन में रह के काम नहीं कर सकता, तो इनका ये जो बंधन दिया इन्होंने, जो बाउंडेशंस लगा दी आर्ट फील्ड में, बेसिकली यही ये एक आप बोल सकते हो कि उत्प्रेरक का काम करे कि भाई जो और आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने तरीके से काम करने का सोचा, और इनकी मौत के बाद तुरंत ही रोमांटिज्म, जिसको आप स्वतंत्रतावाद भी बोलते हो, यथार्थवाद बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो थी इनके मौत के बाद ही धीरे धीरे शुरू हो गई। तो इस तरीके से नवशास्त्रीवाद जितनी तेज़ी से आता है, वो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कि जो नवशास्त्रीवाद है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एक पार्ट था, क्योंकि बिना फ्रेंच रेवोल्यूशन के आप इसको नहीं देख सकते। अगर आप इसको देखेंगे तो सिर्फ आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो ये कहानी थी नवशास्त्रीवाद की। कोशिश करेंगे कि नवशास्त्रीवाद की जो कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, जैसे डेथ ऑफ सोक्रेटिस है, ओथा फोराथी है, इनके कंपोजिशनल वे में अलग से कुछ एक लेक्चर बना दें, जिससे आपको थोड़ा सा अलग से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तब तक आप घर पे रहिए और खूब सारा पढ़ाई करिए। धन्यवाद।